अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पार्ला। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है हेमी कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो बेसिकली इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे, हेमी कोऑर्डिनेट्स के बारे में देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, और उसके अलावा हम इसमें देखेंगे इसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो अगर हम हेमी कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो हेमी कोऑर्डिनेट्स, हेमी मीन हाफ, ठीक है, और कोऑर्डिनेट मीन कोऑर्डिनेट्स ही। तो कोऑर्डिनेट, हेमी कोऑर्डिनेट्स हाफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है ना, दीज आर हाफ कोऑर्डिनेट्स। इट मीन कि इनके पास कोऑर्डिनेट्स के चारों करेक्टर्स मौजूद होते हैं। दे हैव ऑल द 4 करेक्टर्स सिमिलर टू कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं वो कौन से पहले 4 करेक्टर्स होते हैं जो कोऑर्डिनेट से सिमिलर होते हैं। ठीक है ना, तो दे हैव 4 करेक्टर सिमिलर टू कोऑर्डिनेट्स। तो ये करेक्टर मैं आपको बताने से पहले एक बात बता दूं कि चाहे ये 4 करेक्टर इनके कोऑर्डिनेट के साथ सिमिलर हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो कुछ एक्सेप्शंस इनके अंदर देखी जाती है। ये होती है कि एट ए टाइम ये चारों करेक्टर्स हेमी कोऑर्डिनेट में नहीं देखने को मिलेंगे, बल्कि क्या होगा कि एक सीरीज़ में ये करेक्टर्स देखने को मिलेंगे। 1 बाय 1 कोऑर्डिनेट की लाइफ में ये चारों करेक्टर्स देखने को मिलते हैं एक सीरीज़ में। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना 4 कोऑर्डिनेट करेक्टर्स की, इनके अंदर कौन से होते हैं, तो एक वो करेक्टर है इनके अंदर गिल स्लिट का। ठीक है, अच्छा, एक करेक्टर है इनके अंदर जो कोऑर्डिनेट से सिमिलर है, वो है बेटा नोटोकॉर्ड। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एक और तीसरा करेक्टर्स है इनके अंदर, वो है डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम, दैट इज सिमिलर टू कोऑर्डिनेट। डोर्सो होलो नर्वस सिस्टम इनके अंदर इनकी लाइफ में करेक्टर देखने को मिलता है। ठीक है ना, होलो नर्वस सिस्टम, क्लियर। अच्छा, और ये अपनी लाइफ में जो है वो पोस्ट एनल टेल भी जो है वो बनाते हैं। ठीक है, पोस्ट एनल टेल भी स्ट्रक्चर इनकी लाइफ में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चारों कोऑर्डिनेट्स के साथ सिमिलर करेक्टर्स हेमी कोऑर्डिनेट्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या है, चारों करेक्टर एट ए टाइम नहीं होंगे हेमी कोऑर्डिनेट में। ठीक है ना, क्योंकि ये चारों करेक्टर एट ए टाइम कोऑर्डिनेट में ज़रूर होंगे, लेकिन हेमी कोऑर्डिनेट में ये एक सीरीज में देखने को मिलेंगे 1 बाय 1 1 बाय 1। ठीक है, क्लियर। तो अगर हम बात करें ना इनकी बॉडी की, हेमी कोऑर्डिनेट्स की, किस तरह की इनकी बॉडी होती है, हम इनकी बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी होती है वर्म लाइक। ठीक है, देयर बॉडी इज वर्म लाइक। तो हेमी कोऑर्डिनेट्स हैव वर्म लाइक बॉडी, लेकिन ये तमाम वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म से सुपीरियर हैं फॉर इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अगर बिल्कुल ही वर्म लाइक होती तो वर्म्स ना हो रहते, लेकिन दीज आर सुपीरियर्स टू दीज वर्म्स। ठीक है, सुपीरियर होते हैं इन वॉर्म से, इनके पास बॉडी लेकिन वॉर्म लाइक होती है। अर्ली ये इनको कोऑर्डिनेट्स के साथ रखा गया था, लेकिन बाद में एक टेक्सोनमिस्ट था जिसका नाम था बैटसन। ठीक है, तो बैटसन ने 1885 में डिस्कवर किया हेमी कोऑर्डिनेट वर्ड, और इन तमाम ऑर्गेनिजम्स को इस सब सेपरेट ग्रुप के अंदर रखा गया, जिसको उसने नाम दे दिया था हेमी कोऑर्डिनेट्स का। पहले इसको कोऑर्डिनेट के अंदर ही रखा गया था, लेकिन बैटसन ने एक वर्ड डिस्कवर किया हेमी कोऑर्डिनेट इस ग्रुप के लिए। ठीक है, और इस हेमी कोऑर्डिनेट ग्रुप के अंदर इन तमाम ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना देयर स्ट्रक्चर सिमिलर टू कोऑर्डिनेट्स, तो मैं दोबारा थोड़ा यहाँ पे ये पॉइंट बना देती हूँ, सिमिलर टू कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अगर हम कोऑर्डिनेट्स के साथ इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सिमिलर, तो इनके पास स्ट्रक्चर जो सिमिलर होता है कोऑर्डिनेट से, तो वो क्या क्या है, गिल स्लिट, ठीक है, नोटोकॉर्ड, क्लियर, डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम, ठीक है, और एट द एंड इज पोस्ट एनल टेल। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर होते हैं विच आर टोटली सिमिलर टू दीज कोऑर्डिनेट्स। क्लियर, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम बात करें ना हेमी कोऑर्डिनेट्स की, दीज आर ट्रू सीलोमेट्स। ठीक है, तो ये ट्रू सीलोमेट्स हैं, तो तमाम हेमी कोऑर्डिनेट्स ट्रू सीलोमेट्स हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि दे पोसेस ट्रू सीलोम। ठीक है, क्लियर, दे पोसेस
ट्रू सीलोम मतलब कि इनके अंदर एक ट्रू सीलोम किसको कहते हो आप? बॉडी कैविटी को। तो इनके अंदर एक ट्रू बॉडी कैविटी होती है जिसमें ऑर्गन्स वगैरह सस्पेंड होते हैं और वहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है ना। अच्छा क्लियर। अच्छा उसके बाद वो कहता है कि ये ड्यूटेरोस्टोम हैं, दीज आर ड्यूटेरोस्टोम्स, ठीक है। तो ये ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। अच्छा ड्यूटेरोस्टोम्स है, ठीक है। तो हम बात करें अगर इसकी दो क्लासेस की, हेमिकोइडेट्स की ना, दो बड़ी फेमस क्लासेस हैं इसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्लासेस का मैं हेडिंग दे लेती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास है क्लास एंटीरोनेस्टा, ठीक है क्लियर। तो क्लास एंटीरोनेस्टा जो होती है क्लास, इसमें जो देखे जाते हैं वो है अकॉन वॉर्म, ठीक है। इसमें अकॉन वॉर्म्स देखने को मिलते हैं। तो क्लास एंटीरोनेस्टा के पास ना वॉर्म्स होते हैं, ऐसे वॉर्म्स जो खुदाई करके रहते हैं, ठीक है। दिस क्लास इंक्लूड ब्यूरिंग वॉर्म्स, ठीक है क्लियर। ऐसे वर्म जो खुदाई करके रहते हैं और जो है ब्यूरो बना के किसी मिट्टी में, ठीक है, सैंड वगैरह में, मड वगैरह में, तो ये क्या करते हैं, ये वहाँ से छोटे छोटे पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं, ठीक है। तो ये ब्यूरिंग व्यूम्स होते हैं जो फिल्टर फीडिंग करते हैं, ठीक है, फिल्टर फीडिंग करते हैं, क्लियर, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है कि ये अगर वाटर के अंदर इनको देखा था तो ये वाटर के अंदर अपने गिल्स वगैरह के जरिए फिल्टर फीडिंग करेंगे। दूसरी जो क्लास है हमारे पास हेमिकोडेटा की, वो है टीरोब्रैंकिया, टीरोब्रैंकिया। बेसिकली ये क्लास है ना, काफ़ी छोटी क्लास होती है, ठीक है। और ये मोस्टली कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये डीप ओशंस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। डीप ओशंस में इनको देखने को मिलते हैं और कुछ जो है वो यूरोपियन रीजन्स के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है क्लियर। तो उसके अलावा ये काफ़ी शैलो वाटर में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। लो प्रेशर एरिया में, शैलो वाटर में ये देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इनकी बॉडी की बात करें ना, तो इनकी बॉडी कंसिस्ट करती है एक ट्यूब के ऊपर, ठीक है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब, ठीक है। तो उस ट्यूब के जो ट्यूब लाइक बॉडी होती है, ठीक है, इसकी बॉडी, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो होती है ना वो कोलेजन होती है, ठीक है। इस ट्यूब लाइक बॉडी के इर्द गिर्द क्या होगा, कोलेजन होगा। और ये इनके बॉडी जो होती है इसमें टेंटेकल्स होते हैं, ठीक है। इन टेंटेकल्स ने इनकी बॉडी में क्या करवानी है, फिल्टर फीडिंग करवानी है, ठीक है। ये फिल्टर फीडिंग का काम करते हैं इनकी बॉडी के अंदर, ठीक है क्लियर। अच्छा अब हम बात करते हैं हेमिकोइडेट्स के जनरल करेक्टरिस्टिक्स की। बात करें ना वन बाय वन इन जनरल करेक्टर्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है कि जो इनकी बॉडी होती है ना हेमिकोइडेट्स की, ये सॉफ्ट होती है, दीज आर सॉफ्ट बॉडीड, ठीक है। देर बॉडी काफ़ी सॉफ्ट होगी, ठीक है। तो सॉफ्ट बॉडीड होगी, इनकी शेप जो होगी वो वॉर्म लाइक होगी। देयर बॉडी इज सॉफ्ट एज वेल एज देयर बॉडी इज वॉर्म लाइक, ठीक है। वॉर्म लाइक बॉडी होती है इनकी, ठीक है क्लियर। और ये जो होती है ना, ये बिल्कुल ही वॉर्म के साथ रिजेंबल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनके जो मेंबर्स होंगे, कुछ मेंबर क्या होंगे, सिसाइल होंगे, मतलब वो हरकत नहीं कर सकते, इमूवेबल हैं। इनकी बॉडी जो होती है क्या करती है, इनकी बॉडी कंसिस्ट करती है, जो सिसाइल मेंबर होंगे इसके हेमिकोइडेट्स के, इनकी बॉडी जो होती है कंसिस्ट करती है एक स्टार्क से ऊपर, एक स्टार्क के ऊपर, ठीक है ना। इस स्टार्क के साथ ये अटैच होते हैं किसी रॉक्स या फिर कोरल्स के साथ, ठीक है। इन अपनी बॉडी की स्टार्क को ये यूज़ करते हैं टू अटैच विद एनी काइंड ऑफ रॉक और कॉरल्स, ठीक है। तो इनकी बॉडी स्टार्क के ऊपर कंसिस्ट करती है और इस स्टार्क ने हेल्प करनी है कि इसकी बॉडी जो है वो किसी रॉक या कोरल के साथ अटैच हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। दूसरा पॉइंट है कि इनकी बॉडी की अगर हम डिवीजन्स की बात करें, डिवीजन ऑफ बॉडी की डिवीजन की बात करते हैं। तो अगर हम इनकी बॉडी की डिवीजन की बात करें ना, तो बॉडी डिवाइड करती है प्रोबॉसिस, कॉलर और ट्रंक में। तो बॉडी डिवाइड करती है 3 पार्ट्स में। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक है प्रोबॉसिस, ठीक है, दूसरा पार्ट है
कॉलर, तीसरा पार्ट है इनकी बॉडी का ट्रंक। ठीक है, क्लियर। तो तीन पार्ट है बेसिकली। तो वो कहता है कि प्रोबोसिस जो है ना ये बहुत इंटीरियर पोर्शन है बॉडी का। प्रोबोसिस वेरी इंटीरियर। वेरी इंटीरियर का मतलब क्या है, जिस तरह माउथ होता है वेरी इंटीरियर। देखो ये एक बॉडी है, ये आंखें, जहाँ पे यहाँ माउथ है, तो ये क्या है, वेरी इंटीरियर पोर्शन है, सबसे आगे वाला हिस्सा। और ये पीछे क्या है, पोस्टीरियर पोर्शन। ठीक है, तो प्रोबोसिस जो है वो यहाँ पे है, माउथ के करीब है, आंखों के करीब है, तो ये वेरी इंटीरियर पोर्शन है। ठीक है, उसके बाद कॉलर आता है। कॉलर जो है वो शॉर्ट फ्लैश पार्ट है। ये जो है शॉर्ट फ्लैशी पार्ट, ये क्या है, कॉलर, शॉर्ट फ्लैशी पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉलर। ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं ट्रंक। ट्रंक के पास क्या होता है, ट्रंक एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर सारा ट्रंक है। ठीक है ना, ये प्रोपर गला होता है ना, इस तरह होता है कॉलर। ठीक है, तो ये मुंह को ट्रंक के साथ कौन कनेक्ट कर रहा है, कॉलर। तो ट्रंक के पास क्या है, ट्रंक के पास यहाँ पे सारा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। ट्रंक कंटेन डाइजेस्टिव ट्रैक। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा ट्रंक के पास, प्लस यहाँ पे क्या होंगे, गोनेड्स। गोनेड्स क्या है, टेस्टिस और स्पर्म वगैरह होंगे। सॉरी, टेस्टिस और वो होंगी ओवरी वगैरह होंगी। टेस्टिस ने स्पर्म प्रोड्यूस करना है, ओवरी ने एग वगैरह की प्रोडक्शन करनी है, तो वहाँ पे क्या होंगे, गोनेड। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होगा वो ट्रंक रीजन के पास होगा। ठीक है, तो अच्छा, तो इसके अंदर ना स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं सीलोमिक पाउचेस। हमें पता है सीलोम क्या है, बॉडी कैविटी, वो स्पेस, खाली स्पेस जहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, रेस्पिरेशन वगैरह। ठीक है ना, और बाकी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर भी मोस्टली इस खाली गुथली, इसको समझ लो पाउच है, जिस तरह खाली गुथली उसमें चीज़ें वगैरह पड़ी हुई, इस तरह ही बॉडी के ज़रूरी चीज़ें इसमें पड़ी होती हैं पाउचेस के अंदर। ठीक है, सीलोमिक पाउचेस के अंदर। तो वो कहते हैं बेसिकली जो प्रोबोसिस है ना, प्रोबोसिस के पास जो है वो एक सीलोमिक पाउचेस होता है। सॉरी 7 लिख दिया मैंने, एक सीलोमिक पाउच होता है प्रोबोसिस के पास। और कॉलर और ट्रंक के पास ना जो क्या है, 2 सीलोमिक पाउचेस होते हैं हेमिकॉर्डेट के केस में। उसके अलावा क्या है, वो कहता है कि माउथ या फिर बक्कल कैविटी ना काफ़ी एक्सटेंड होती है। ठीक है ना, इनकी जो माउथ और बक्कल कैविटी एक्सटेंडेड। ठीक है, तो इस एक्सटेंडेड माउथ या फिर बक्कल कैविटी को क्या कहते हैं, बक्कल डाइवर्टिफिकेशन। बक्कल डाइवर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये बक्कल का जो एक्सटेंडेड पोर्शन है माउथ का या बक्कल कैविटी का, ये प्रोबोसिस के पोस्टीरियर रीजन पे पाया होगा। ठीक है ना, देखो ये प्रोबोसिस है, प्रोबोसिस का वो वाला हिस्सा जो मुंह से बाहर निकलेगा उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, एंटीरियर रीजन। और जो पीछे वाला हिस्सा को उसको हम पोस्टीरियर रीजन कहेंगे, जो अटैच होता है, ठीक है, कॉलर के साथ। ठीक है, तो इस प्रोबोसिस जो हमारे पास का पोस्टीरियर रीजन है उसमें ये बक्कल या फिर माउथ कैविटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा फूली होती है, एक्सटेंड हुई होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बक्कल डाइवर्टिफिकेशन हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके अंदर थर्ड पॉइंट की, हेमिकॉर्डेट्स में। तो बेसिकली थर्ड पॉइंट में आता है इनका सर्कुलेटरी सिस्टम। तो शॉर्टली हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है ना, जब मैं एज ए लॉन्ग के तौर पर डिस्क्राइब करूँगी तो ज़्यादा डिटेल से बताऊँगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इनके सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर डिस्क्राइब किया जाए तो हेमिकॉर्डेट्स के पास बेसिकली 2 मेजर वेसल्स होती हैं। इनके सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट करता है 2 मेजर वेसल्स पे। ठीक है, तो एक होती है डॉर्सल वेसल। ठीक है, डॉर्सल वेसल। ठीक है, और एक होगी इनमें वेंट्रल वेसल। वेंट्रल वेसल। ठीक है, एक होगी वेंट्रल वेसल। तो डॉर्सल वेसल का पोर्शन जो होता है ना, ये ज़्यादा मस्कुलर होता है एज कम्पेयर टू दी वेंट्रल वेसल। दिस पोर्शन इज मच मोर मस्कुलर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर होता है। ठीक है, और इसका काम क्या है कि ये ब्लड वगैरह की पंपिंग के तौर पर काम करता है, और काफ़ी एक सिंपल हार्ट के तौर पर काम करेगा। ठीक है ना, तो मस्कुलर होगा। तो बेसिकली 2 वेसल हैं, डॉर्सल वेंट्रल वेसल। डॉर्सल वेसल मस्कुलर है और इसने क्या करवानी है, इसने पंपिंग करवानी है, पंपिंग ऑफ ब्लड। तो बेसिकली ये किस तरह काम कर रहा है, एक सिंपल प्रिमिटिव हार्ट के तौर पर ये काम कर रहा है। क्लियर। अच्छा, दूसरी
तो सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्क्राइब कर दिया। अब मैं बात करती हूँ इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो अगर हम इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बात करें ना, तो इनके पास क्या होती हैं स्ट्रक्चर जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो कौन सा होता है, गिल स्लिट्स। ठीक है, गिल स्लिट एक स्ट्रक्चर है इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एक्सेप्ट टीरोब्रैंकिया के अंदर। टीरोब्रैंकिया में गिल स्लिट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो गिल स्लिट जो होते हैं ना, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने फेरिंग्स को कनेक्ट करना है बॉडी के आउटसाइड की तरफ, जहाँ पे फेरिंग्स ये किस तरह पानी के साथ कॉन्टैक्ट किया जा सके। तो गिल स्लिट कनेक्ट फेरिंग्स विद आउटसाइड। ठीक है, ताकि क्योंकि आउटसाइड में क्या चीज़ है, पानी। ठीक है, तो गिल स्लिट तो वाटर जो होता है ना, ये इन गिल स्लिट में से गुजरता है, जिसके ज़रिए क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से दे दी जाती है किसको, वाटर को, और वाटर से ऑक्सीजन ले लिया जाता है, बिकॉज दे नीड ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन की ज़रूरत है बॉडी को। क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम की। अगर हम इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें ना, तो इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई भी नेफ्रीडिया नहीं होता। दे हैव नो नेफ्रीडिया इन देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेकिन इनके पास क्या होता है, एक सिंगल ग्लोमेरुलस होती है। ठीक है ना, दे हैव सिंगल ग्लोमेरुलस। ठीक है, सिंगल ग्लोमेरुलस होगी इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ग्लोमेरुलस जो होती है बेसिकली क्लस्टर है कैपिलरीज का। ठीक है, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज। तो ये बेसिकली जो ग्लोमेरुलस है, एक ग्लोमेरुलस होता है, ये कनेक्ट होता है ब्लड वेसल्स के साथ। दिस सिंगल ग्लोमेरुलस इज कनेक्टेड टू ब्लड वेसल्स। बेसिकली इनके अंदर नेफ्रीडिया नहीं होता है, एक सिंगल ग्लोमेरुलस होता है। इस ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, क्लियर। तो इस ग्लोमेरुलस ने क्या करवाना है, इनकी ब्लड को फिल्ट्रेट करवाना है और उसमें से वेस्ट मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना है। दिस सिंगल ग्लोमेरुलस इज इन्वॉल्व इन द फिल्ट्रेशन ऑफ देयर ब्लड टू एक्सट्रैक्ट वेस्ट मटीरियल फ्रॉम इट। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7 पॉइंट इनके नर्वस सिस्टम की। तो अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें ना, तो इनमें क्या होते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं, इनके नर्वस सिस्टम में एक स्ट्रक्चर है जिसको कहा जाता है सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सिस। सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सिस। तो ये सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सिस जो है ना, ये बेसिकली प्रेजेंट होती है बीनीथ एपिडर्मस। ठीक है, ये एपिडर्मस के नीचे प्रेजेंट होती है। तो एपिडर्मस के नीचे ये होगी, और जो है इसके इर्द गिर्द ना, जो इस सब एपिडर्मल प्लेक्सिस को सराउंड किया होगा न्यूरॉन्स के क्लस्टर ने। ठीक है, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स सराउंड इट। ठीक है, इसको इर्द गिर्द से सराउंड किया हुआ क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स ने। ठीक है, क्लियर। तो उसके अलावा क्या है कि इसकी पूरी बॉडी को सराउंड किया होता है। ठीक है, और उसके अलावा क्या है कि जो ये न्यूरॉन्स का क्लस्टर होता है ना, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे थिक होता है। ठीक है ना, और क्या बना देता है, दिस क्लस्टर ऑफ द न्यूरॉन, एक तो इसको सराउंड करता है नर्व प्लेक्सिस को, उसके बाद ये नेक्स्ट है इस न्यूरॉन का क्लस्टर थिक होगा। ठीक है, इट बिकम थिक। ठीक है, और जैसे ही ये थिक होगा ना, थिक होके ये क्या करेगा, ये डोर्सल और वेंट्रल नर्व कॉर्ड बनाएगा। दिस क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन बिकम थिक टू फॉर्म डोर्सल और वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है, ये डोर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड बनाएगा बेसिकली। और ही आएगा यहाँ पे, या तो वो डोर्सल नर्व कॉर्ड होगा या फिर वेंट्रल होगा। ठीक है, और ईयर और वेंट्रल नर्व कॉर्ड के साथ एक रिंग कनेक्टेड होगी जिसको कहेंगे नर्व रिंग। ठीक है, टू दिस डोर्सल एंड दी वेंट्रल नर्व कॉर्ड एक रिंग इज कनेक्टेड, दैट इज कॉल्ड एज दी नर्व रिंग। ठीक है, तो नर्व रिंग का नाम दिया जाता है। और नेक्स्ट जो है वो, ये नर्व रिंग किसके साथ कनेक्ट होगी,
कॉलर के साथ, ठीक है। ये नर्व रिंग ने नेक्स्ट कॉलर के साथ कनेक्ट करना होता है और इसने एक्ट करना होता है सिंपल या फिर प्रिमिटिव ब्रेन के तौर पर, ठीक है। इट इज एक्टिंग एज ए सिंपल और प्रिमिटिव ब्रेन, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी सेक्सीज की। तो इनकी सेक्सीज क्या होती हैं? सेपरेट, दे हैव बेसिकली सेपरेट सेक्सीज, ठीक है। तो सेक्सीज इनकी सेपरेट होंगी। ये क्या और किन के अंदर होगा ये मोस्टली सेपरेट सेक्सीज वाला काम? इंटीरोनेस्टा के अंदर, इंटीरोनेस्टा, ठीक है। तो इनके गुनेट जो होते हैं ना, ये इनकी कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। गुनेट क्या होते हैं हमें पता है, टेस्टिस होंगे मेल के अंदर, ओवरी क्या होगी? फीमेल के अंदर। तो बेसिकली ये गुनेड इनकी कैविटी यानी कि सीलोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें ना टीरोनेस्टा की बात कर ली, अगर हम बात करें टीरोब्रैंकिया की, तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें टीरोब्रैंकिया के केस में, रिप्रोडक्शन अगर देखी जाए तो इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही हो सकती है, ठीक है ना। दे पोसेस बोथ सेक्सुअल एज वेल एज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल डेवलपमेंट के दौरान क्या होती है? इंटरेक्ट होती है डेवलपमेंट, ठीक है। तो अगर हम सेक्सुअल केस की बात करें तो इसमें क्या होती है? डेवलपमेंट इंटरेक्ट होगी, मतलब किसी भी किस्म का लार्वा नहीं बनेगा। दे शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, ठीक है ना। और अगर हम नेक्स्ट बात करें जो इसकी केस की, ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी ना इनके अंदर, वो किस तरह होगी? बाय बडिंग, ठीक है। और अगर हम बात करें ना इसकी जो हमारे पास टीरोपनेस्टा है, ठीक है, टीरोपनेस्टा के केस में क्या होता है? लार्वा बनता है। दिस लार्वा इज टोर्नेरिया लार्वा, टोर्नेरिया लार्वा बनेगा इन टीरोपनास्टा के केस में, ठीक है, क्लियर। तो आई होप सो कि आपको जो है वो कुछ जनरल करेक्टर्स ऑफ जो है हेमिकोइड्स के मैंने एक्सप्लेन किए हैं, उसकी समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।